आज हम लोग रिवीजन क्लास पढ़ेंगे ना जी। हाँ, टू द पॉइंट है ना, जो कि एग्जाम से एकदम रिलेटेड पढ़ना है कि कौन सा एग्जाम में आएगा कौन नहीं आएगा, है ना। यानी लगभग 50 से 70% क्वेश्चन ऐसा बताया जाता है जो कम से कम उसमें मैच कर जाए, है ना। तो आप लोग का तो सिलेबस खत्म हो गया, तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम बता देते हैं ताकि आप लोग उसको पढ़ करके याद कर करके जाइए, ठीक ना। जैसे कि देखिए हम लोग कुछ कुछ जैसे कार्बन चैप्टर में पढ़े हैं, तो कार्बन चैप्टर में एक चीज़ पढ़े है ना जी, कार्बन में तो सबका फार्मूला याद होगा, है ना। केमिस्ट्री में देखिए के गो पार्ट्स था पढ़ने के लिए, मुख्य रूप से इतना पढ़ना था। फर्स्ट में क्या था, रासायनिक अभिक्रिया तथा उनके समीकरण, है ना। सेकंड में आम्ल क्षार तथा लवण, है ना। तीसरा में पढ़ना था, है ना, धातु और अधातु, कार्बन तथा इसके यौगिक। फिर चौथा पांचवा में तत्वों का वर्गीकरण, ठीक ना। तो देखिए हम लोग मुख्य रूप से 5 जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो 5 टॉपिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में इसमें से आता है कम से कम 5 मार्क्स का आता है, ठीक ना बुआ। 5 मार्क्स का इसमें से नंबर आएगा। इसमें क्या आता है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग जानते हैं संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं बाबू। वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक के गुण, जितना प्रतिकारक के परमाणु संख्या रहेगा, ठीक ना, वह उतना प्रतिफलितों के भी परमाणु की संख्या रहना चाहिए, है ना। और संतुलित कब हुआ, जब इस जितना, जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ लिख दिए C+O2, तो क्या हो गया CO2। तो देखिए इधर कार्बन की संख्या 1 है, तो इधर भी कार्बन की संख्या कितना है, यानी कि एक पढ़े थे आप लोग प्रतिकारक, एक पढ़े थे प्रतिफलित या उत्पाद, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफलित या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक या। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेगा चीज, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको कहेंगे प्रतिफलित, है ना जी, या इसको कहेंगे उत्पाद, है कि नहीं। आप देखिए प्रतिकारक में क्या होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको कहेंगे प्रतिकारक, है कि नहीं। अब यही आप प्रतिकारक और उत्पाद में क्या होता है कि प्रतिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या जितना है उतना प्रतिफलित में परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। यानी इसमें कार्बन का जो परमाणु है क्या है, कार्बन के परमाणु एगो है, इसमें कार्बन की परमाणु क्या है, एगो है, तो दोनों देने एगो है कि नहीं, तो कार्बन के परमाणु तो सेम हो गया। फिर देखिए ऑक्सीजन के क्या परमाणु, इधर कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, तो देखिए दोनों देने तो सेम परमाणु है कार्बन के, तो समझिए कि क्या संतुलित है कि नहीं। तो इससे कोई पूछ दे आप बाद में देखे CO2 में कौन सा समीकरण है, संतुलित समीकरण है कि ढांचा समीकरण है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है,
तो संतुलित समीकरण है जी। या तो कभी कभी ढांचा समीकरण दे देगा, 3 गो के दे देगा संतुलित समीकरण, तो आप क्या पकड़िएगा, जो ढांचा समीकरण है वो तो संतुलित नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा ना। हाँ, तो इसमें होगा ई। फिर एक पढ़े थे आपको चीज विस्थापन अभिक्रिया, है ना जी। विस्थापन अभिक्रिया आपको याद रखना है, ठीक। किसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बताइए। देखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक ना, एक अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक ना, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा, उसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जो हाँ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन मतलब जोड़ना, है ना जी। अब विस्थापन माने विस्थापित करना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों से अभिक्रिया करके किसी एक कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? वो विस्थापित कर देगा, है ना। अधिक क्रियाशील तत्व से क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा, और कम क्रियाशील तत्व जो रहेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? विस्थापित कर दिया जाएगा, उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। एक आप पढ़े होंगे उष्मा क्षेपी, है ना। एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, एक होती है उष्मा शोषी। तो देखिए, उष्मा क्षेपी या शोषी में अंतर क्या है? ये भी देता है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा? हाँ, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन। क्षेपी मतलब छेप देना, है ना, हटा देना, है ना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण करता है उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब ये देखिए, संयोजन और वियोजन एक आता है। तो संयोजन और वियोजन, एक वियोजन अभिक्रिया जानते हैं किसे कहते हैं? हाँ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होता है? एक पदार्थ विखंड होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण आपस में क्रिया करके। अरे, जब एक पदार्थ है ना, जब एक पदार्थ होगा तो एक पदार्थ से जो अभिक्रिया, जैसे देखिए, जैसे हम आपको बताए ना, वियोजन अभिक्रिया ना बोले, तो वियोजन मतलब क्या होता है? अलग होना। सीधा याद रखना, भुतलाना नहीं है आपको। क्या करना, फॉर एग्जाम्पल आप याद रखिए, एग्जाम्पल से ही आपका डिफिनेशन ये सब क्लियर होगा, समझें। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे कि हम चले यहाँ पर मानिए चल रही है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल CO2 है। तो देखिए, जब एक पदार्थ विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे C+O2 हो गया कि नहीं? देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करता है उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे? हाँ, जब जब रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके
पदार्थ का निर्माण करता तो वो तो नए पदार्थ का निर्माण इसमें करेगा जी, आयन का अदला बदली करेगा द्विविस्थापन में, है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके वो अपने आयनों का अदला बदली कर लेता है ना। तो आयनों का अदला बदली कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तब वो कहलाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो देखिए ये मुख्य रूप से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब आते रहेगा। 5 नंबर इससे आएगा बउआ, समझे। क्वेश्चन लिख हम यही लिख कर दिए, है ना। तो आपको विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, फिर आता वियोजन अभिक्रिया, एक आता द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक पर है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो उदासीनी अब दिखाई दे रहे हो कि ना दे है, दिखा ना है, हाँ बोलना। हाँ तो देखिए अब क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है ना जी। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? हाँ, जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, है ना जी। याद रहेगा ना, नाम लिख दीजिएगा ना। हाँ छोड़ के नहीं ना है। हाँ वही लिख रहे हो, लगता है एग्जाम हॉल में, लेकिन शांति से बना के लिखिएगा, ठीक ना, हल्ला करके ना उसे। हाँ तो देखिए एक क्या आता हुआ इसी में, एक आता ऑक्सीकरण, एक आता हवकरण, है ना। लेकिन इसमें आता है कि अलग आता है, ये अलग होता है ना जी। तो आपको मेन देखिए ये रिएक्शन है बुआ, फर्स्ट चैप्टर में इतना सारा जो रिएक्शन है ना, जो आपको एग्जाम में आने वाला है, 5 मार्क्स का दम, है ना। समझ गए कि नहीं, इतना आप पढ़ लीजिएगा केमिस्ट्री में, समझ गए कि दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं आपको आम्ल क्षार लवण में, सबसे इजी चैप्टर आम्ल क्षार लवण है। हाँ जैसे एफपी है ना जी। हाँ चलिए आम्ल क्षार लवण में बउआ आप लोग कुछ कुछ बातें आप लोग जानते भी होंगे, है ना जी। आम्ल क्षार लवण में देखिए आम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है ना जी। तो देखिए आम्ल पहले हम जाने कि आम्ल किसे कहते हैं, है ना। तो आम्ल क्या होता है जी, शांत शांत शांत। आम्ल देखिए आम्ल वैसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना, और स्वाद में खट्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल में क्या हुआ बुआ, दही, आंवला और आम, यानी कि ETC, है ना। हाँ तो कोई जरूरी ना है ज्यादा जब पढ़े के। देखिए आम्ल हो गया, तो आम्ल में बाय द वे हमको एग्जाम्पल नहीं याद है, मान के चलो कि हमको यहाँ भुतला गए, है ना। तो दाम एकदम सिंपल ट्रिक से एकदम याद रखिए, है ना। अनिल, ठीक ना। अच्छा तो देखो क्षार को याद रखना था, छोलनी, है ना जी, है कि ना। अनिल और छोलनी। तो देखिए आम्ल, देखिए इससे एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता बुआ, नाम रहेगा तो रहेगा ना। आम्ल की बात बोलेगा तो आ से हो गया कौची जी, अन्ना से हो गया कौची, नी से नीला, अल्लाह से
लाल, तो कौची बन गया? आम्ल बन गया। हाँ, तो शांति शांति। तो देखिए आम्ल क्या होता है कि आम्ल होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, वो कहलाएगा आम्ल कहलाता है। समझ गए? अब बात रह गया छोलनी के। तो छा से क्या हो गया? छा से अल्लाह से अन्नी से नीला, है ना जी? तो देखिए छोलनी याद रखेंगे तो हमको छार याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो छार में क्या आता है कि वैसा पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को, हाँ, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, वो हो जाएगा छार, है कि नहीं? एग्जाम्पल में करेला, है ना जी? जो स्वाद में कड़वा लगे, जैसे नीम के छार, है ना जी? तो उसको हम लोग पिएंगे तो सब क्या होगा? छार है तो कड़वा लगेगा, है कि नहीं? चलो ठीक है। अब देखिए एक बात रह गया लवण के। तो लवण किसे कहेंगे बउआ? हाँ, तो लवण अभी पढ़े उदासनी कारण अभिक्रिया, जस्ट उसी का चीज है। उसमें हम प्रबल अम्ल प्रबल क्षार बोल रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? आम्ल और क्षार, है ना जी? तो वो कैसे करेगा? तो फॉर एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि आम्ल है तो आम्ल के देखो क्या होता है, देखो ना यहाँ से समझो ना पहले। HCl प्लस NaOH, है कि नहीं जी? तो आम्ल हो गया और क्षार हो गया, है कि ना है? अरे आम्ल है ना, क्षार है ना? तो आम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा बुआ? हाँ, तो ये अभिक्रिया करेगा तो बना देगा, देखो NaCl प्लस H2O बना देगा, है ना? तो देखो आम्ल और क्षार से जब अभिक्रिया करता है तब वह लवण और जल का निर्माण करता है ना? तो लवण किसे कहते हैं? जो आम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है उसे लवण कहते हैं। लवण प्राप्त हुआ ना? ऐसे में आता है एक उदासीन कर्ण अभिक्रिया भी, है ना? लेकिन उसमें प्रबल अम्ल प्रबल क्षार रहेगा, तो वही प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है। समझ हो कि दिक्कत नहीं? चलो अब आगे बढ़े करना चाहिए। काके को ज्यादा ना है जरूरत, एक से ज्यादा ना पूछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा निकल के आता है इससे, ठीक? अब देखिए अब क्या होता है? आम्ल क्षार लवण के बाद एक आता है अर्हेनियस आम्ल और अर्हेनियस क्षार। तो अर्हेनियस आम्ल किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ समझो, और एक के तो ना बिना बोल रहा ही लोग याद कर ले जी ना, लगता है सब पासे कर जाएगा, है ना? तो देखो शांत रहो, देखिए आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, ठीक? क्योंकि क्या होता है ना, ये कट जाता है। अच्छा चलिए अब शांत रहिए, शांति शांति। चलिए देखिए यहाँ आप शांत रहो, बोल रहे तो अब देखिए यहाँ अब अर्हेनियस आम्ल की बात रहेगा। तो अर्हेनियस आम्ल क्या होता है कि जो जल के साथ, है ना, हाँ ना जी, जो जल के साथ कैसा देता है? H+ आयन देता है, तो उसको क्या कहेंगे? और अर्हेनियस क्षार, तू लोग सब याद कर लिया है, तो समझ गए ना कि जो पदार्थ जल के साथ H+ आयन देगा उसको अर्हेनियस आम्ल कहेंगे,
तो यानी जहां जहां हाइड्रोजन रहते वो हो जाता है और जहां जहां OH रहते वो हो जाता है। लेकिन आपको ऑप्शन देगा ना कि जो पदार्थ जल के साथ H प्लस आयन देता है वो अर्हेनियस अम्ल कहलाता है। इस तरह से देगा कि जो पदार्थ जल के साथ H प्लस आयन देता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डाल देगा। या तो उसमें कहेगा कि जो H प्लस आयन देता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऐसे दे देगा, समझला हूँ। और जो पदार्थ जल के साथ OH माइनस दे रहा है उसको क्षार कहेंगे। तो वो या तो कहेगा कि अर्हेनियस अम्ल में, ठीक ना है, अर्हेनियस अम्ल निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि देखो बउआ OH माइनस, H माइनस, H प्लस, OH प्लस, तो आपको क्या होगा जी, ई ना हो जाएगा कि निम्नलिखित में से अर्हेनियस अम्ल H प्लस आयन देता है, तो यही होगा ना H प्लस, है ना। या तो कभी कभी दे देगा कि अर्हेनियस क्षार की बात बोल देगा में यही चीज, तो क्षार में ही ना हो जाएगा जी, तो मार दीजिएगा ना, तू लोग तो आप सब मार देगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। आपसे एक इसमें एक और आता है, ठीक ना बुआ, कि आप, हाँ आइए, आपसे एक पूछेगा, ठीक, कि जो देखे हैं आप लोग खाए हैं ना जी कुरकुरे, उस थैली होता है ना जी, तो थैली होता है ना, तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है, कुरकुरे के पैकेट में। अरे बाबा, इसमें ना पहुंचेंगे तब बोलेंगे, समझ गया ना, नाइट्रोजन गैस ना जी। क्यों रखते हैं, क्यों रखा जाता है, हाँ क्योंकि वह खराब नहीं हो। चल ठीक है, मोटा मोटी इसमें जान गए हूँ ना, भुतलाई मुना ना, आप पास कर जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। हाँ अब देखिए इसमें धातु है, धातु में कुछ जान लीजिए, मोटा मोटी बातें जो कि याद है या नहीं है। देखिए धातु में एक होता है बउआ, आप लोग कभी पढ़े हैं, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, या धातु पहचानने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, अधातु पहचानने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, क्या, शांत रहो। देखिए धातु और अधातु में अंतर रहता लिखने के लिए बुआ, ठीक ना, अंतर रहे तो 3 नंबर नहीं तो 5 नंबर, ठीक। तो देखिए धातु और अधातु में अंतर रहेगा तो क्या क्या लिखिएगा, है कि नहीं। पहला ये जाने कि धातु कहेंगे किसे, जिसमें आवाज नहीं पड़े उसका हाँ आइए। तो देखिए धातु पहचानने का एक नियम बताए थे आपको कि किसी भी एलिमेंट्स में को बोलने पर यम आ जाए, ठीक, तो क्या होगा, धातु। या तो कहेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तब उसको हम धातु कहेंगे, है कि नहीं। क्योंकि बाद में देखिए आपका ट्रिक मेरा काम ना करे, कह दिए कि याम जेकरा में लगा रहे वही धातु हो,
आए कोई अपवाद में ऐसा भी होता है जैसे कि एल्युमिनियम, तो इसमें तो धातु है, यम आया तो धातु है। चांदी, चांदी में आवा है ना, अपवाद में हो जाना है। तो अपवाद में ये सब चीज क्या होता है, इस समय में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो बातम कक्षा चेक कर लेते हैं कि बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो अगर 1 2 3 अगर तीनों में से कोई एक आ रहा है तो समझिए कोई धातु है, समझ गए हैं। और अधातु की बात बोलेगा तो जिसको में न आ जाएगा, न जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, तो जगह में न आ रहा बोलने पर वो हो जाएगा अधातु। या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से सोचेंगे तो उसके बातम कक्षा में 5 6 7 5 6 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो क्या होगा, अधातु। समझ गए। फिर धातु क्या होता है जी, तन्य होते हैं, धातु कठोर होते हैं, है ना जी। और धातु चमकीले होते हैं, धातु आघातबद्ध होते हैं, है ना। पढ़े ना जी कि ना पढ़े हैं, उतना सा गुण लिखे लिए। धातु विद्युत का क्या है, सुचालक है ना जी। तो सुचालक तो बोला जा रहा है जी। तो बस धातु का याद रखेंगे, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो दिक्कत इसमें, अब इसमें कुछ कुछ बातें आती है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसी में दे देता बनाने के लिए, जो कि आप लोग पढ़ भी लिए हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है, तब मोटा मोटी इसमें, बाकी अभी हम रिवीजन कराएंगे, उसमें देखना। मेन हेडिंग को समझिए कि हेडिंग में हम क्या क्या जानते हैं। इसके अंदर में हम पढ़े थे ना, धातुएं में पढ़े थे। अब आप बताइए कि आप पढ़े थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है जी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए बउआ, आप पढ़े हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सर बता दिए हैं, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप बता दिए कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। या तो कभी कभी आपको ये भी मिलेगा कि इसी चीज को 2 CaSO4 इंटू H2O, है कि नहीं बुआ। तो ये भी मिलेगा तो आप मारिएगा, ये नहीं कि सर हम रट लिए हाफ H2O लेकिन वो तो मिल रहे कोई और में, लेकिन आपको यही रटना है, लेकिन 2 CaSO4 इंटू H2O होगा। ये क्वेश्चन आया था बुआ, पता है ना। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आप लोग को आया था, बच्चा लोग अधिकतर लोग गलती कर दिए थे। इस बात दीजिएगा ना, इसलिए बता दे रहे हैं। फिर आपको बताया था जिप्सम लवण का सूत्र ना बुआ, तो क्या Ca इंटू 2H2O, है ना जी। CaSO4 इंटू 2H2O। अब देखिए, अब यही चीज में अब आप एक चीज और जानिए कि अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। हाँ, तो जिप्सम लवण को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है ना। हाँ, तो सब तेज हो गया है, तब बढ़िया है, समझ गए हैं। अब क्या होता है, एक आपको आता है धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। लेकिन आपको धोवन सोडा के जगह पर वाशिंग सोडा दे देगा, वाशिंग सोडा।
या बासिंग पाउडर है ना जी, तो क्या होगा Na2CO3 10H2 सर। सब मारते मारते चलो देखो बउआ शांत रहा। देखिए कुछ कुछ सूत्र ये सब है ना, ये सूत्र को 5 बार पूछ चुका है, ठीक ना, इसलिए सब थोड़ा सा दिमाग में रखे हुए रहिए, समझे। जैसे देखिए धोबन सोडा पूछ दिया आपसे तो Na2CO3 × 10H2O, ठीक। तो धोबन सोडा का भी पूछा तो वही चीज को सेकंड एग्जाम में अगर पूछ दिया कैसे कि बासिंग सोडा बताओ, है ना, तो धोबन सोडा रहे या बासिंग सोडा रहे, ठीक ना, तो दोनों का फार्मूला यही होगा Na2CO3 × 10H2O। एक क्या होता है, एक खाने वाला सोडा होता है, उसको कहते हैं कौन सी, बेकिंग सोडा, है ना, तो खाने वाला सोडा को क्या बोलेंगे दूसरा नाम, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बोलो, है ना, तो इसका होता है NaHCO3। एक होता है नौसादर, है ना, नौसादर देखे हैं, नहीं देखिएगा तो ठीक है। अरे बारूद उरूद बना है बम के गोला ये सब, तो वही समय यूज करल जा नौसादर के भी, ठीक ना। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 ये सब के यूज कर करके हम लोग बनाते हैं चारकोल, समझे। तो नौसादर में NH4Cl सूत्र होता है। फिर देखिए ब्लीचिंग पाउडर, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कैसे कैसे से, आपसे पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता था, CaOCl2। ये ना दे करके अगर आपको दे देता है तो CaOCl × Cl, ऐसे भी अगर देता है तो आपको समझना है कि यही होगा, समझ गए हैं। यहाँ तक आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम में कहिए कि सर याद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फिर दूसरा नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, है ना। आपसे कोई पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। अब देखिए आपसे यह भी पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम बताइए। रासायनिक सूत्र बोलेगा तो ये बताना है CaOCl2, ठीक। लेकिन रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आपको 2 नंबर में ऐसा ही देगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र तथा उसके रासायनिक नाम लिखे, बस यही 2 नंबर के। तो आप लिखिए ना कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है तथा रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चाहे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलिए, चाहे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बोलिए, ठीक ना, दोनों होता है, समझ गए। अब देखिए एक होता नीला थोथा, है ना, तो तुतिया के बोलते हैं, तुतिया खाए ना जी, तूत, हाँ, तो उसका CuSO4 × 5H2O, ठीक ना। तो नीला थोथा, एक हरा थोथा होता है, तो हरा थोथा क्या होता है, हरा थोथा FeSO4 × 7H2O ना। एक सफेद कशिश होता है, सफेद कशिश, तो ये होता है CuSO4 × 5H2O ही होता है, 7H2O सिर्फ एक होता है इसमें, यही हरा थोथा, बाकी 5H2O, समझ गए। तो ये चीजें आपको याद रहेगा ना, कि दिक्कत नहीं। तब हाँ 1 मिनट रुकल है, वो तो में रुक जाइएगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ये सब याद कर लीजिएगा, इसको कैसे, देखिए ये चीज को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे कहा होता है कभी कभी ना कि बासिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है,
धोबन सोडा है कि नहीं? तो बासिंग सोडा का दूसरा नाम अगर पूछता है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? धोबन सोडा। लेकिन यही चीज में एक चीज और आता है बुआ, समझें? एक आपको पढ़े होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप बता दिए, लेकिन उसका उपयोग पूछ देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तथा हाँ, तो टूटी हुई हड्डी को जाम करने में ना, यानी जोड़ने में, और बर्तन बनाने में है ना, और दीवार के छिद्र को जाम करने में किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन बिरंजा के चूर्ण का यूज कहाँ करते हैं बउआ? हाँ, कागज को विरंजित करने में, कीटनाशक के रूप में, और हाँ, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में। समझ गए? ज्यादा ना, 3-3 गो आपको हम असाइनमेंट भी बनाया था, उसमें दे दिए थे, है ना? आप थोड़ा सा असाइनमेंट बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसी में ज्यादा तरक्की है।